हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है और इसकी जो तीसरी इकाई है जिसकी पाठ्य पुस्तक सरयू, उसके गद्य भाग का पाठ पाजेब। तो एक कहानी है, ये कहानी चल रही है। पूर्व की वीडियो में मैंने इसकी व्याख्या करवाई है और अब आगे आप सभी बच्चे जो हैं वो अपनी सरयू पाठ्य पुस्तक निकाल करके और पृष्ठ संख्या उसकी 94 निकालें। 94 जो संख्या है ये निकालें और ऊपर से पढ़ना मेरे साथ शुरू करें। तो पूर्व प्रसंग यही चल रहा था, उन दोनों चुन्नू की माँ और जो आशुतोष की माँ है उनमें थोड़ी देर के लिए कहा सुनी होती है और फिर उसके बाद में चुन्नू की माँ उनके घर आती है और उनके बीच में अब गर्मी नहीं थी। उन्होंने आशुतोष के पिता के सामने आकर कहा कि चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है, वह पाजेब कितने की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ। आगे इसके नीचे से पढ़ना शुरू करें मेरे साथ, सभी बच्चे ध्यान देवें। मैंने कहा यह आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं, यानी बच्चे बच्चे ही होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो बच्चे तुल्य ही व्यवहार करते हैं। आपने चुन्नू से सहूलियत से पूछा है, सहूलियत का मतलब सुविधा की दृष्टि से, सुविधा से उसे पूछा है। उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया, कहा कि क्यों रे बता, क्यों नहीं देता जो तेने पाजेब देखी हो। उनकी माँ उसे कह रही है उनके सामने, आशुतोष के पिता के सामने उससे कह रही है कि तू बता क्यों नहीं देता जो तेने पाजेब देखी हो। उन्होंने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी। अब दबाव बढ़ रहा है। अब बेटा वो क्या करेंगे, ये उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है। दबाव बढ़ेंगे तो सत्य की जगह फिर वो झूठ का सहारा भी लेते हैं। वह पतंग वाले को दे आया है, मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की। पहले उसने आशुतोष ने कह दिया मैंने तेरे को दी थी, उनमें कहा सुनी हुई आपस में। अब एक तरह से आशुतोष ने चुन्नू पर आरोप लगा दिया था। अब वो भी प्रयास करता है अपने आप को निरपराधी सिद्ध करने के लिए। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तुम भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। चुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था, लगभग जैसे हाथ से उसने बता दिया भी इतनी बड़ी होगी, जो भी है आकार प्रकार उसका के सामने बताया, वो तो लगभग मिलता जुलता था। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर कहा कि देखिए ने, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। अब बच्चे ये जो अपनी तरफ से इस प्रकार से बार बार जो ये रवैया बदल रही है, उनके व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है, ये क्यों आ रहा है बेटा? सत्य को जानने का उनका जो तरीका है वो सही नहीं है, ये गलत है बेटा। इस गलत तरीके के चलते ही बच्चे सही बात है वो के अंदर से नहीं निकल पा रही। हालांकि बच्चे दोषी नहीं, हम सब जानते हैं, न चुन्नू दोषी है और न आशुतोष दोषी, लेकिन बेवजह ही इनके ऊपर इस प्रकार से ये दबाव बनाया जा रहा है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर तभी दम दम पीटना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ने उधेड़ी तो मैं नहीं कर। मतलब बहुत ज्यादा पीटा गया उसको, पीटने की बात है। मैंने बीच बचाव करके चुन्नू को बचाया, वह शहीद की भांति पीटता रहा, चुपचाप, रोया बिल्कुल नहीं था। और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से मैं देख रहा था। इस समय उसके मन में आशुतोष के प्रति भी रोष था बेटा, क्यों? वो जानता था कि इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इसकी वजह से ये बखेड़ा खड़ा हुआ है और आरोप झूठा है। खैर मैंने सबको छुट्टी दी, कह दिया कि घर जाओ आप अपने। कहा कि जाओ बेटा चुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब कोई बड़ी ऐसी बड़ी चीज नहीं है। चुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा, आप उसे कसूरवार समझते हो, तो दोषी मानते हो, अपराधी मानते हो उसको? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है, तो थोड़ा शक है। ये जो संवाद है, ये जो बात है उनकी, ये शक के आधार पर है, न कि प्रमाण के आधार पर है। ये इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी
मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फायदा है, मतलब बेतुक की बात है, इसको आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो ज्यों ज्यों मैंने उन्हें दिलासा दी, नहीं तो जैसे तैसे करके मैंने इनको सांत्वना दी, दिलासा दी, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्राण ही उठा ही ले रहे, यानी उसको पीटने का दृढ़ निश्चय उसने कर रखा था। पुलिस ने आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं, पूरे लक्षण वाले पता नहीं क्या क्या वो उसे बके जा रही थी। खैर जिस तिस भांति बखेड़ा टला, समस्या दूर हुई। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखा आशुतोष, दोस्त को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ते और हाथ कुछ नहीं आता। लेखक ने इस संवाद के द्वारा, रचनाकार ने इस पात्र के द्वारा ये बात कहलवाई है कि बच्चों के साथ अगर सत्य को जानना है तो उनके साथ प्रेम प्यार से पूछना चाहिए, डराना धमकाना नहीं चाहिए, दबाव नहीं बनाना चाहिए, उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, मानसिक संताप उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुद्धि उनकी छोटी होती है, कोमल होती है, मन कोमल होता है। उन चीज़ों को, उन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बतला दिया। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है, पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वे छुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कही, एक एक बात जरा जरा सी बात है वो बता दी। सबसे छोटा नाप होता है रतीब। कहने लगी मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकाला, यानी स्वीकार उससे करवाया। पेट में से निकालना मतलब स्वीकार करवाना। 2-3 घंटे में मगज मारती रही, माथापच्ची करती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जीव होता है, ये मैं आज समझ पाई हूँ। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेज कर पाजेब मंगा लेंगे, लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उच्चक का कहेगा। अब यहाँ उच्चक के कारण क्या हुआ, ये ठग है, एक तरह से ठग कहेगा। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला तो लो, यानी अपने नौकर से कह दिया कि बाहर से आशुतोष को बुला के लेके आओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं, मतलब आशुतोष अभी आ रहा है। क्या कर रहा है, छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल। अब बच्चे देखिए बेटा, ये रोज, ये क्रोध के जो भाव होते हैं, ये लंबे समय तक बच्चों के अंदर टिकते नहीं। थोड़ी देर पहले तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, एक दूसरे को ऐसा वो मान रहे, लेकिन अब देखिए गले के अंदर गिल्ली डंडा वो खेल रहे हैं। तो यहां से बच्चों की मन की जो बात है, जो प्रवृत्तियां हैं उनका पता चलता है कि ये चीज इनके अंदर लंबे समय तक टिकती भी नहीं है। अपने ही खेल के अंदर ये मस्त हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया। क्यों? वो समझता है इस बात को कि उसके पिताजी है, उससे वही प्रसन्न करेंगे, और गोद में लेने पर वह विशेष प्रसन्न नहीं माना। हम गोद में लेने के बाद में तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए था कि बेटा है, पिता की गोद में जाएगा तो बहुत प्रसन्नता तो व्यक्त करेगा अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ आशुतोष के पिता को आशुतोष के भीतर जो प्रसन्नता इस समय होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दी। माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी है, हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। इस प्रकार से उसका मनोबल, उसका उत्साह है वो बढ़ा रहे हैं। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर, यानी प्रशंसा सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई प्रतीत होता था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है। क्यों हजरत, तुमको 5 आने तो मिले हैं ना। हजरत एक मतलब ऐसे उर्दू का शब्द है, श्रीमान होता है, व्यंग्यात्मक ढंग से ये बात कही गई है। हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते। सुना
अब से ऐसा मत करना। कमरे में ले जाकर मैंने फिर पूछा कि क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए थे ना? हाँ कह दी कि हाँ। तो वे चुन्नू के पास है ना? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। खर्च किए? हाँ। अब हाँ और ना दोनों प्रकार से वो उत्तर दे रहा है। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। वो दोषी है नहीं, भय के कारण, डर के कारण हाँ कह रहा है, जबकि वो सच्चा है, ईमानदार है, इसलिए वो सत्य भी दिखा रहा है। मैंने कहा कि तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम? तो उसने कह दिया हाँ। अब धर्म संकट में डाल दिया उसके पिता को। बेटा मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। पांचों इकन्नी थी या 2 आने? 1 आने या 2 आने के पहले की मुद्रा थी बेटा। एक 500 मतलब 5 आने का मतलब 1 आने, 1 आने, 1 आना, और 2 आने का मतलब हो गया 2 आने जिसके अंदर। तो वह चुप, बतलाते क्यों नहीं? फिर चुप। इकन्नियां कितनी थी? बोलो। 2। बाकी पैसे थे? हाँ। 2 आने नहीं थी? हाँ। 2 आने थी? हाँ। बस उसी तरह से गोलमाल वो जवाब दे रहा है। मुझे क्रोध आने लगा, डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ कितनी कन्या थी और कितना क्या था? मैं गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते ही बोलो नहीं तो? आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लिए गुमसुम खड़ा रहा। यह व्यवहार है इस प्रकार का माता पिता का बच्चों के साथ जो उचित नहीं होता है। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो गया। अभी तो हो गया लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहां हो, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया, बंद कर दिया उसको। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ का, वह चौराहे वाला? उसने कुछ फोटो में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ न समझ सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो अपने चाचा के साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया, सब बात समझाकर कहा देखो 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना, आशुतोष पैसे ले जाकर उसे दे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह अव्वल पहली बात तो यह है कि पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, मैं पुलिस को पकड़वा दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं, सख्ती से पेश आना। और आशुतोष अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था। अब क्यों जाए? क्योंकि उसने ऐसा काम किया ही नहीं है, अकारण ही उसको दोषी माना जा रहा है। सुनकर भी टस से मस न होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ को दोगे? जाओ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ पैसे दे देना और अपनी चीज मांग लेना। दे दे, दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे क्या सरोकार है? तुम्हारा इससे क्या संबंध? दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। चलो एक तरह की उसकी जो गुस्ताखी, मक्कारी जिसको कहे बेटा। बोलो इसमें बात क्या है, इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रहे हैं तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाया। प्रकाश
आशुतोष के पिता का छोटा भाई कहा, प्रकाश इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसने पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा, मतलब छुड़वाने लगा, विरोध करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं। मतलब उसके साथ सहानुभूति दिखाई। अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज मांगे इसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। और उसका मुंह है फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा। अब बेटा वो भी तो जानता है, बच्चा है तो निरपराधी है, निर्दोष है वो, उसने कोई गलती की नहीं है। और जिस चीज की उसने गलती नहीं की है उसकी सजा मिल रही है। वो किस मुंह से जाकर के कहेगा, कैसे वो उसको पैसे दे देगा? उसके सामने भी तो ये बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो गई है। पैर कैसे उठे उसके? 8 बरस का लड़का होने को आया, फिर भी देखो न किसी भी बात की उसमें समझने की आयु लगभग 8 वर्ष है। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर वह गया तो मैंने चैन की सांस। लेकिन देखता क्या हूं कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। तो आकर के भाग गया होगा। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आ। जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? मतलब अपनी शैतानी से बाज नहीं आएगा? बोल जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे दी। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से जाकर कोठरी में बंद कर। दुष्ट। इस बार वह आधे घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता नहीं दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाने देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास में, और कोई उपाय नहीं था मेरे पास में। खैर मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि पाजेब किसने ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत की जरूरत नहीं है, समझे? और किसी मारपीट करने की जरूरत नहीं। प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब है नहीं है। पतंग वालों से पता कर लिया। सुनकर मैं झल्ला गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं कि तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए। वह अपने सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोते पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, दया का भाव आया। लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। आदमी के हृदय की बात है बेटा। मैंने उसे जगाया, बहड़ बढ़ाकर उठ बैठा। मैंने कहा कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। क्योंकि उसके साथ जो घटनाक्रम चल रहा था वो उसके मन और मस्तिष्क पर बैठ चुका था, इसलिए वो बातें तो स्वाभाविक है, वो भाव उसके चेहरे पर उभर आई। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं मालूम, कोई प्रभाव नहीं पड़ा मेरी बात का। खैर उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम तो समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो कहां से देगा?
इसका क्या मतलब? तुमने कहा न कि 5 आने में पाजेब दी है, न चुन्नू को भी साथ ले जाना। समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था, तैयार था। उद्यत का मतलब वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो उसे। पर आशुतोष मचलने पर न आया। मैंने डांट कर कहा प्रकाश, इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा बंसी, तू भी साथ जा, बीच से लौट ना आवे। तो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की नहीं, राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। ये भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली, इसमें वे कागज है जो तुमने मांगे थे, और यहाँ। यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट जो हाथ में औरतें टोकरी रखती है, आजकल बैग होते हैं, पहले टोकरियां हुआ करती थी, बास्केट की जेब से हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। अचानक मैं भयभीत भाव से कह उठा यह क्या? जैसे बिच्छू को देख करके एक हैरानी प्रकट होती है, पाजेब को देख करके हैरानी प्रकट हुई। बोले कि उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी। इस प्रकार से ये कहानी पूरी हो जाती है। इस कहानी का जो घटनाक्रम चला है और इसके अंदर कहानीकार ने ये चीज दिखाई है, ये बात दिखाई है, स्पष्ट की है बेटा कि हम बच्चों के ऊपर दबाव बना करके उनसे सत्य यदि पूछना चाहे तो ये पूछना हमारा उचित नहीं है। एक तरह से सत्य की स्थापना की है कहानीकार ने, और वो उसने बताया है कि बालकों की जो बुद्धि है वो कोमल होती है, और उनके सामने ये टेढ़े मेढ़े तर्कपूर्ण जो प्रश्न पैदा होते हैं वो ऐसे प्रश्नों का सामना नहीं कर सकते। कई बार उनका उत्तर देने में वो असमर्थ भी होते हैं। स्वभाव से बच्चे मन और बुद्धि से दोनों से ही बड़े नाजुक, बड़े कोमल होते हैं, कम बोलते हैं, और अपने अपराध को छिपाने के लिए कोई तर्कपूर्ण ठोस प्रमाण या ऐसे तर्कपूर्ण बातें उनके पास या ऐसी क्षमता उनके पास नहीं होती है। बड़ों के द्वारा भावनाओं या यूं कहें बौद्धिक जाल में उलझा करके उनसे सत्य अगर हम उगलवाना चाहें, यह भी जायज नहीं है, ये नाजायज है, उचित नहीं है ये विधि, ये तरीका। इससे सत्य को असत्य और अर्थ से कई बार क्या बन जाता है, अनर्थ हो जाता है, जैसा कि आशुतोष के साथ हुआ। यद्यपि आशुतोष है, निरपराधी है, लेकिन एक छोटी सी बात ने, एक छोटी सी चूक जो होती है असल के अंदर, जो पाजेब होती है वो बुआ के साथ चली जाती है, वो एक चूक रह जाती है, उसको कोई समझ नहीं पाता है, उसको कोई देख नहीं पाता है। और परिवार के जो सदस्य माता पिता आदि जो भी हैं वो आस पड़ोस में यहाँ तक अपने बच्चों पर शक करते हैं। शक का दायरा उनका धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे ये दायरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके ऊपर दबाव बढ़ता है बच्चों के। अब
इस दबाव के बढ़ने से किस प्रकार से बच्चे हैं वो करवट लेते हैं, उनका रवैया बदल जाता है, उनका मिजाज कुछ अलग हो जाता है, सहम जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। बड़ों को चाहिए बच्चों के साथ कभी भी इस तरह से पेश नहीं आना। यहां किसी भी प्रकार की घटना हो, ये तो चलो चोरी की बात कह करके उन्होंने ये घटनाक्रम शुरू किया है, अगर चोरी न हो और कोई काम हो और कोई बात हो, कोई बात उनसे जानना हो, तो बच्चों के साथ बच्चे बन करके ही हमें पेश आना चाहिए। इन बच्चों के साथ हम बच्चे बन करके पेश आते हैं, बच्चे उत्साहित होते हैं और बड़ी तीव्रता के साथ वो अपना काम कर देते हैं, जो भी हम उनसे करवाना चाहते हैं। तो यहां व्यक्ति को, बड़ों को विवेकशील बनना पड़ता है, धैर्यवान बनना पड़ता है, संयम से काम लेना पड़ता है, बुद्धि और विवेक को आधार बनाना पड़ता है, तब जाकर के बच्चों के साथ सही मायने में सही रवैया है व्यक्ति का वो सामने आता है। बिना सोचे समझे हम, जैसे हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, या जैसा हम सोच लेते हैं उसके अनुरूप यदि उनसे हम उनके साथ पेश आते हैं, इससे सत्य की जगह असत्य और अर्थ की जगह अनर्थ साबित हो जाता है, जो कि सरासर गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ ममता की जगह ममता, प्रेम प्यार की जगह प्रेम प्यार, स्नेह की जगह स्नेह, करुणा की जगह करुणा दिखानी चाहिए बेटा। मारने से, पीटने से, दंड देने से, यातना देने से, ये जो तरीका है ये जायज नहीं, ये नाजायज है बेटा। इससे बच्चे सुधरते नहीं है, इससे बच्चे बिगड़ते हैं बेटा। उनका रवैया, उनका आचरण अलग तरह का हो जाता है, ढीठ हो जाते हैं बच्चे इसके अंदर मारने से, पीटने से। हमें तो उन बच्चों की परवरिश करनी है, उन्हें पाल पोस करके अच्छे शिक्षा दीक्षा दे करके, अच्छे संस्कार दे करके और भविष्य के लिए श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने हैं। हमें उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, मनोबल उनका बढ़ाना है, मनोबल तोड़ना नहीं है। तो ये बातें हैं बेटा, इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा और इस तरह से हम बच्चों के साथ यदि पेश आते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे अपना सकारात्मक जो रूप है वो अपने सामने प्रस्तुत करते हैं बेटा। तो ये था पाठ पाजेब, जिसकी व्याख्या पूर्ण हो चुकी है और अगले वीडियो के अंदर हम इस पाठ के जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।